हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि अक्टूबर मंथ का जितना भी आरबीआई सर्कुलर्स है उसके ऊपर एक एमसीक्यू सेशन लेकर के हम आएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम अक्टूबर मंथ के सभी आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। आपको मेरे साथ ट्राई करना है इन एमसीक्यू को सॉल्व करने का। जो भी आपका आंसर होगा वो आपको बताना है। और अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपने वीडियो को पॉज कर दिया और फिर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और फिर प्ले करके आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाकर के आपको इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीजीए के एडवाइस पे इनमें से किस डेट को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए। समझ में आया क्वेश्चन? इसको एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सीजीए के एडवाइस पे इनमें से किस डेट को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए। क्लियर है क्वेश्चन? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 30 मार्च 2024, ऑप्शन बी 31 मार्च 2024, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2024, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2024। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है। किस चीज़ के लिए 31 मार्च 2024 को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है? तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए इसको वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जिन लोगों ने जो अक्टूबर मंथ में आरबीआई सर्कुलर्स इशू हुआ था उसके ऊपर जो 2 पार्ट में लेक्चर अपलोडेड है, जिन लोगों ने उन दोनों लेक्चर को देखा हुआ है उन लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन ईजी होगा, उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस बताना चाहती हूँ। देखिए होता क्या है कि हर बैंक का अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आरबीआई का जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ई कुबेर। अब ई कुबेर के थ्रू बहुत सारा काम होता है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म के ही थ्रू जो सरकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का, जैसे कि पेंशनर्स को पेंशन देना, उसके बाद एम्प्लॉय को सैलरी देना, तो ये सब काम भी ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है। अब ये जो ई कुबेर प्लेटफॉर्म है ये ग्लोबल हॉलीडेज को फंक्शनल नहीं रहता है। मतलब कि इस दिन ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन नहीं होता है। और ग्लोबल हॉलीडेज का यहाँ पे मतलब है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, हर मंथ का जो 2nd और 4th सैटरडे होता है वो, और जितना भी संडे है वो। तो इन सब दिन ई कुबेर प्लेटफॉर्म फंक्शनल नहीं रहता है। अब जो सीजीए है, सीजीए के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है इसका जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2024, इस दिन तो संडे पड़ रहा है। अब इस दिन संडे पड़ रहा है तो इस दिन ई कुबेर प्लेटफॉर्म फंक्शनल नहीं रहेगा। अब ई कुबेर प्लेटफॉर्म फंक्शनल नहीं रहेगा तो इसके थ्रू किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि 31 मार्च 2024 इस फाइनेंशियल ईयर का अंतिम दिन है तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर होना था वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जाए, उसको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड किया जा सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 31 मार्च 2024 को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए। देखिए यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी इनमें से कौन से डेट को ई कुबेर प्लेटफॉर्म फंक्शनल रहेगा, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सब कुछ। 31 मार्च 2024 को ई कुबेर प्लेटफॉर्म फंक्शनल रहेगा, या फिर ऐसे आप याद कर सकते हैं 31 मार्च 2024 को वर्किंग डे घोषित कर दिया गया है ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिसने अपना 31 मार्च 2023 तक का पीएसएल टारगेट यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरा किया है, तो वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन ऑफर करने के एग्जिस्टिंग लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है।
ऑप्शन ए 4 लाख रुपए, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 6 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4 लाख रुपए। तो वैसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसने 31 मार्च 2023 तक का अपना PSL टारगेट पूरा किया है, उसके लिए बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन ऑफर करने के लिमिट को RBI के द्वारा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 4 लाख रुपए कर दिया गया है, मतलब कि डबल कर दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इस लिमिट को बढ़ाया गया है जिसने अपना PSL टारगेट पूरा किया है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे बुलेट रिपेमेंट स्कीम होता क्या है, ये बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन। तो एक तो होता है EMI रिपेमेंट ऑप्शन, जिसमें आप क्या करते हैं कि हर महीने आप लोन का रिपेमेंट करते हैं, एक इक्वल अमाउंट होता है वो आप हर महीने पे करते हैं और इस तरीके से आप लोन का रिपेमेंट करते हैं। और एक होता है बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आप पूरा लोन टेन्योर के दौरान किसी भी प्रकार का पैसा पे नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लोन लिया, तो आप पूरा 1 साल में किसी भी प्रकार का रिपेमेंट नहीं करेंगे। 1 साल के अंत में, लोन टेन्योर के अंत में आपने जितना पैसा लिया होगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो आप एक साथ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पैसा एक साथ पे किया जा रहा है, इसीलिए इसको बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन कहा जाता है। समझ में आ गया बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन? और देखिए 2007 में RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ किया हुआ था कि वो बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन के तहत लोगों को 1 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ऑफर कर सकता है। उसके बाद 2014 में RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये जो लिमिट था इसको डबल कर दिया था, 2 लाख रुपए कर दिया था। और अभी इस लिमिट को फिर से डबल करके कितना कर दिया गया है? 4 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जिसने अपना 31 मार्च 2023 तक का PSL टारगेट पूरा किया है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आपको बस ये ध्यान रखना है कि वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन ऑफर करने की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 4 लाख रुपया कर दिया गया है। यहाँ पे मैं चीज़ों को इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप बस कुछ दिनों के बाद एक बार रीड कर लें तो ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। देखिए हमारे सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो PCA फ्रेमवर्क है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, जो NBFC के लिए आपको पता होगा कि RBI के द्वारा दिसंबर 2021 में लागू किया गया था। तो जो PCA फ्रेमवर्क NBFCs के लिए है, उस PCA फ्रेमवर्क को भी रिव्यू किया गया है हाल ही में और ये डिसाइड किया गया है कि अब ये PCA फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट NBFCs है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे ये PCA फ्रेमवर्क गवर्नमेंट NBFCs के ऊपर कब से एप्लीकेबल होगा, इफेक्टिव डेट इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन ए 1 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 31 मार्च 2024, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2024, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2025। और यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 से जो PCA फ्रेमवर्क अभी सिर्फ NBFCs के लिए है, वो PCA फ्रेमवर्क अब गवर्नमेंट NBFCs के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि वैसा गवर्नमेंट NBFCs जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा, उसके ऊपर PCA फ्रेमवर्क के तहत रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जाएगा। क्लियर हो गया? 1 अक्टूबर 2024 ये डेट आपको याद रखना है। 1 अक्टूबर 2024 से PCA फ्रेमवर्क गवर्नमेंट NBFCs के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे किसी भी NBFC के ऊपर PCA फ्रेमवर्क के तहत रिस्ट्रिक्शंस कब इम्पोज किया जाता है, जब उस NBFC का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पे RBI को कैसे पता चलेगा कि किसी गवर्नमेंट NBFC का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, इसके ऊपर PCA के तहत रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिया जाए, इसको मना कर दिया जाए कि आप ब्रांच और एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, आप डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब RBI को कब पता चलेगा? तो यहाँ पे इसके लिए RBI ने क्लेरिफाई किया है कि जो गवर्नमेंट NBFC है उसका 31 मार्च 2024 तक का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा या फिर उसके बाद का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उसके आधार पे PCA फ्रेमवर्क के तहत रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी जो रिसेंट RBI का सर्कुलर आया था होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो इस सर्कुलर के हिसाब से जो प्राइवेट बैंक है, RBI ने प्राइवेट बैंकों को अपने बोर्ड में एटलीस्ट कितना होल टाइम डायरेक्टर के प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए कहा है, इंक्लूडिंग MD एंड CEO।
समझ में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को अपने बोर्ड में एटलीस्ट कितना होल टाइम डायरेक्टर का जो मौजूदगी है वो इंश्योर करने के लिए कहा है, इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। और देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को कहा है कि उसके बोर्ड में कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ। इसका मतलब होता है कि बोर्ड के अंदर एक एमडी एंड सीईओ तो रहेगा ही, इसके अलावा एक और होल टाइम डायरेक्टर हो। इस बात को इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों को कहा है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस आरबीआई ने जारी किया है वो सिर्फ प्राइवेट बैंकों के लिए नहीं किया है, यहाँ पे जो फॉरेन बैंक का होली ओन्ड सब्सिडरीज है उसके लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस जो है आरबीआई ने जारी किया है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अभी जो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन जारी हुआ है प्रेजेंटेशन को लेकर के अनक्लेम लायबिलिटीज़ का, वैसा अनक्लेम लायबिलिटीज़ जिसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ये जो आरबीआई ने अभी इंस्ट्रक्शंस जारी किया है, तो इस इंस्ट्रक्शंस को कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंकों को कब से उसके द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसके ऊपर लागू करना होगा, ये यहाँ पे इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड ऑनवर्ड्स। आई नो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो अनक्लेम लायबिलिटीज़ है जिसको डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उसके प्रेजेंटेशन को लेकर के उसको किस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करना है, इसको लेकर के आरबीआई ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किया है वो कब से लागू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड ऑनवर्ड्स। इसका मतलब होता है कि कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा उसके ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा उन सब के ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर था, तो इसमें और जो कुछ पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी ये नियम है कि कमर्शियल बैंकों को वैसे अनक्लेम लायबिलिटीज़ जिसको कि वो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, तो कमर्शियल बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वो ऐसे अनक्लेम लायबिलिटीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्केड्यूल 12 कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो अदर आइटम्स फॉर विच द बैंक इज़ कंटिजेंटली लायबल, ये वाला पार्ट है, वहाँ पे प्रेजेंट करें। और अभी जो सर्कुलर इशू हुआ था उसमें आरबीआई ने कहा कि जिस प्रकार से कमर्शियल बैंक ऐसा करता है उसी प्रकार से अब कोऑपरेटिव बैंकों को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वैसे अनक्लेम लायबिलिटीज़ को प्रेजेंट करना होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, तो कोऑपरेटिव बैंकों को कहा गया कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ अदर्स वाला सेक्शन है वहाँ पे इस तरीके के अनक्लेम लायबिलिटीज़ को प्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। देखिए अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको एक बार फिर से सुन लीजिए, आप बैक करके उसको एक बार फिर से सुन लीजिए, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं अगर आपको समझ में आता तो कमेंट में आप जो भी कन्फ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में अभी जो आरबीआई के द्वारा कंपनसेशन फ्रेमवर्क को लाया गया है वैसे कस्टमर्स के लिए जिसका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टाइमली अपडेट नहीं किया जाता है, टाइमली उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाता है, तो इस केस में कंप्लेनेंट को कितना कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा अगर उसका जो कंप्लेंट है वो 30 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं किया जाता है किसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या किसी सीआईसी के द्वारा। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, कंपनसेशन अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ₹200 पर कैलेंडर डे, ₹300 पर कैलेंडर डे, ऑप्शन सी में है ₹100 पर कैलेंडर डे, और ऑप्शन डी में है ₹500 पर कैलेंडर डे। तो जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ₹100 पर कैलेंडर डे। अगर किसी कंप्लेनेंट का कंप्लेंट विद इन 30 डेज रिजॉल्व नहीं होता है तो इस केस में उसको कंपनसेट किया जाएगा। किस हिसाब से उसको कंपनसेट किया जाएगा, तो ₹100 पर कैलेंडर डे के हिसाब से उसको कंपनसेट किया जाएगा। क्लियर हो गया।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 और पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सेम सर्कुलर से रिलेटेड 2 और पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो किसके द्वारा पे किया जाएगा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा पे किया जाएगा या फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, जिस दिन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को कंप्लेन के बारे में बताया जाएगा, अगर उसके 21 दिन के अंदर उसने अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन CIC को नहीं भेजा, तो इस केस में जो कंपनसेशन का पैसा है वो CI के द्वारा पे किया जाएगा कंप्लेनेंट को। अब अगर CI ने अपना काम सही से कर दिया, इसने 21 दिन के अंदर जो अपडेटेड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है वो CIC को भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लेनेंट का जो कंप्लेंट है वो 30 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो इस केस में जो कंपनसेशन है वो CIC के द्वारा पे किया जाएगा कंप्लेनेंट को। क्लियर हो गया ये वाला भी पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी पिछला वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी कंप्लेनेंट का जो कंप्लेंट है वो टाइमली रिजॉल्व नहीं किया जाता है किसी CI या फिर CIC के द्वारा, तो जिस दिन उसका कंप्लेंट रिजॉल्व होगा उस दिन से कितने दिन के अंदर जो कंपनसेशन अमाउंट है वो उस कंप्लेनेंट के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए विदिन 3 वर्किंग डेज, ऑप्शन बी विदिन 7 वर्किंग डेज, ऑप्शन सी विदिन 2 वर्किंग डेज, ऑप्शन डी विदिन 5 वर्किंग डेज। और देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी विदिन 5 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे जिस दिन कंप्लेनेंट का जो कंप्लेंट है वो रिजॉल्व होगा उसके 5 दिन के अंदर उसके बैंक अकाउंट में जो कंपनसेशन अमाउंट है वो क्रेडिट कर देना होगा। ये यहाँ पे इस सवाल में पूछा जा रहा था। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे और 2 पॉइंट मैंने ऐड किया है। अगर मान लीजिए कि कोई कंप्लेनेंट है जो कि कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको किसी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या किसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा मना किया जाता है, उसको कंपनसेशन का पैसा नहीं दिया जाता है, तो इस केस में वो जो RBI ओम्बुड्समैन है, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के तहत, उसको कंप्लेन कर सकता है। और मान लीजिए कि कोई ऐसा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो कि इस स्कीम के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो इस केस में ये जो कंप्लेनेंट है वो RBI का जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल है वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी जो कंपनसेशन फ्रेमवर्क को RBI ने इंट्रोड्यूस किया है वैसे कस्टमर्स के लिए जिसका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अपडेट होने में, रेक्टिफाई होने में काफ़ी डिले हो जाता है, तो ये कंपनसेशन फ्रेमवर्क कब से लागू हो जाएगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि जिस दिन सर्कुलर इशू हुआ है उसके 6 महीने के बाद ये लागू होगा। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि जिस दिन सर्कुलर इशू हुआ है उसके 8 महीने के बाद लागू होगा। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि 3 महीने के बाद लागू होगा। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि 1 मंथ के बाद लागू होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिस दिन सर्कुलर इशू हुआ है उसके 6 महीने के बाद ये जो पर्टिकुलर कंपनसेशन फ्रेमवर्क है वैसे कस्टमर्स के लिए जिसका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अपडेट होने में, रेक्टिफाई होने में काफ़ी समय लग जाता है, तो ये जिस दिन सर्कुलर इशू हुआ है उसके 6 महीने के बाद से लागू हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया गया है और उसके आधार पे ऑप्शंस दिया गया है, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। देखिए 2 जो स्टेटमेंट है वो क्या है। सबसे पहला वाला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के पास एक डेडिकेटेड नोडल पॉइंट होगा। इस डेडिकेटेड नोडल पॉइंट के थ्रू जो CIC है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, वो CI से कांटेक्ट करेगा जो कस्टमर का कंप्लेंट है उसके रिगार्डिंग। पहला वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया। दूसरा स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि जो CIC है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, वो जो नोडल पॉइंट का डिटेल्स है, ईमेल ID, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ये सब CI को, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। अब इसके आधार पे देखिए ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। पहला वाला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। पहला वाला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है। दूसरा वाला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन में बोला जा रहा है
कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और जो चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पहला वाला तो जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये किस सर्कुलर से है, तो आरबीआई के द्वारा जो सर्कुलर इशू किया गया था जिसका टाइटल था स्ट्रेंथनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस रेंडर्ड बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, तो इसके ऊपर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो नोडल पॉइंट है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाएगा, जैसे कि फ़ोन नंबर चेंज कर दिया गया या ईमेल आईडी चेंज कर दिया गया, तो इन चेंजेस के बारे में क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को सीआईसी को कितने दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है विदिन 7 कैलेंडर डेज, ऑप्शन बी में है विदिन 2 कैलेंडर डेज, ऑप्शन सी में है विदिन 5 कैलेंडर डेज, ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। और जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन डी, विदिन 5 कैलेंडर डेज। जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा अगर डेडिकेटेड नोडल पॉइंट में किसी भी प्रकार का चेंजेस किया जाता है, ईमेल आईडी चेंज कर दिया जाता है, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर चेंज कर दिया जाता है, तो इस केस में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का ये जिम्मेदारी है कि जब ये चेंज हो उसके 5 दिन के अंदर वो सीआईसी को इन्फॉर्म कर दे इस चेंज के बारे में, ताकि सीआईसी को फ्यूचर में अगर किसी भी कस्टमर के कंप्लेंट के रिगार्डिंग सीआई से बातचीत करना है तो उसको दिक्कत ना हो। ये इस सवाल में पूछा जा रहा था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कस्टमर के कंप्लेंट का रूट कॉज एनालिसिस किस हिसाब से करेगा। ऑप्शन ए में है एटलीस्ट ऑन अ ईयरली बेसिस, मतलब कि कम से कम साल में एक बार कस्टमर के कंप्लेंट का सीआई को रूट कॉज एनालिसिस करना होगा। ऑप्शन बी में है एटलीस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, कम से कम हर 6 महीने में एक बार सीआई को कस्टमर के कंप्लेंट का रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑप्शन सी में है एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, कम से कम हर 3 महीने में कस्टमर के कंप्लेंट का रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। और देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एटलीस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कस्टमर के कंप्लेंट का रूट कॉज एनालिसिस करेगा कम से कम हाफ ईयरली बेसिस पे, कम से कम हर 6 महीने में एक बार ये कस्टमर के कंप्लेंट का रूट कॉज एनालिसिस करेगा। और देखिए इसके द्वारा जो रूट कॉज एनालिसिस किया जाएगा उसका जो भी परिणाम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसको फिर रिव्यू किया जाएगा कम से कम साल में एक बार, जो टॉप मैनेजमेंट रहेगा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का उसके द्वारा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी कि सीआईसी के द्वारा जिस मेथड का उपयोग करके बोरोवर के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार किया जाता है, सर्च एंड मैच लॉजिक एल्गोरिथम, तो इस मेथड को सीआईसी किस हिसाब से रिव्यू करेगा। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है एटलीस्ट ऑन अ ईयरली बेसिस, मतलब कि कम से कम साल में एक बार सीआईसी सर्च एंड मैच लॉजिक एल्गोरिथम जो है, जो मेथड है जिसका इस्तेमाल करके बोरोवर के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करता है, तो उसको कम से कम साल में एक बार रिव्यू करना होगा। ऑप्शन बी में है एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑप्शन सी में है एटलीस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस, ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। और देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एटलीस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। जो सीआईसी है, सीआईसी के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगा जिसके हिसाब से ये कम से कम साल में 2 बार, मतलब कि हर 6 महीने पे, कम से कम या हर 6 महीने पे जो इसका सर्च एंड मैच लॉजिक एल्गोरिथम है जिसका इस्तेमाल करके लोगों के लिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करता है, उसको ये रिव्यू करेगा। क्लियर हो गया ये वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को आप एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे पीडीएफ से तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ यहाँ पे सिमिलर है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप एक बार बस इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीआईसी के द्वारा
जिस दिन CIC के द्वारा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट इंफॉर्मेशन डेटा रिसीव किया जाएगा, उसके कितने दिनों के अंदर CIC को अपने डेटाबेस में ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन डेटा ऐड कर लेना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए विद इन 5 कैलेंडर डेज, ऑप्शन बी विद इन 3 कैलेंडर डेज, ऑप्शन सी विद इन 2 कैलेंडर डेज, ऑप्शन डी विद इन 7 कैलेंडर डेज। और देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी विद इन 7 कैलेंडर डेज। जिस दिन CI से क्रेडिट इंफॉर्मेशन डेटा रिसीव करेगा, उसके 7 दिन के अंदर उसको वो डेटा अपने डेटाबेस में ऐड कर लेना है। ये इस सवाल में पूछा जा रहा था। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कितने बार लोगों को फ्री में फुल क्रेडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करेगा, ये इस सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए साल में 1 बार, ऑप्शन बी मंथ में 1 बार, ऑप्शन सी साल में 2 बार, ऑप्शन डी मंथ में 2 बार। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वंस इन अ ईयर। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के पास जिस भी व्यक्ति का क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल होगा, उसके लिए ये साल में 1 बार फ्री में फुल क्रेडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो RBI का सर्कुलर इशू हुआ था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस रेंडर्ड बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, इस टाइटल के साथ, तो यहाँ पे इस सर्कुलर के अंदर जो भी डायरेक्शंस था वो कब से लागू हो जाएगा, वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या है कि सर्कुलर के इशू होने के 6 महीने के बाद ये लागू हो जाएगा। ऑप्शन बी में है सर्कुलर के इशू होने के 3 महीने के बाद लागू हो जाएगा। ऑप्शन सी में है सर्कुलर के इशू होने के 9 महीने के बाद ये लागू हो जाएगा। ऑप्शन डी में है सर्कुलर के इशू होने के 1 महीने के बाद ये लागू हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर। तो ये जो डायरेक्शंस है ये कब से लागू हो जाएगा? तो जिस डेट को ये सर्कुलर इशू हुआ है उसके 6 महीने के बाद से ये जो डायरेक्शंस है वो लागू हो जाएगा। और देखिए क्योंकि हम यहाँ पे इस सर्कुलर के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस रेंडर्ड बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है। और इस सर्कुलर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितना भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, जितना भी CIC है, वो अब जो कस्टमर है उसको अलर्ट भेजेगा SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू, जब भी किसी कस्टमर का क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक्सेस किया जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि RBI के द्वारा नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट ऑफर करने के लिए मिनिमम अमाउंट को 15 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 80 लाख, ऑप्शन डी 1 करोड़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 करोड़। तो RBI ने जो नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट ऑफर करने का मिनिमम अमाउंट है उसको 15 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है। देखिए लास्ट वाले लेक्चर में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सर्कुलर है उसको जब मैं डिस्कस कर रही थी तो वहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी कि जो नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट होता है वो ऑफर करना बैंकों के लिए ऑप्शनल होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूँ क्योंकि कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न आया था। देखिए होता क्या है, RBI ने बैंकों को अलाउ किया हुआ है कि वो लोगों को नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट ऑफर कर सकता है, यानी कि वो लोगों को ऐसा टर्म डिपॉजिट ऑफर कर सकता है जिसमें कि ये फैसिलिटी हो कि उसको मैच्योरिटी पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। लेकिन पहले क्या था? पहले RBI का एक कंडीशन था कि अगर किसी बैंक को नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट ऑफर करना है तो जो टर्म डिपॉजिट का अमाउंट होगा वो 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। 15 लाख से ज़्यादा अमाउंट के ऊपर ही बैंक जो है वो नॉन कॉलेबल फैसिलिटी ऑफर कर सकता था। तो अभी इस लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ कर दिया गया है। अब बैंक अगर नॉन कॉलेबल फैसिलिटी ऑफर करना चाहता है किसी टर्म डिपॉजिट के ऊपर, तो जो टर्म डिपॉजिट का अमाउंट होना चाहिए वो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 30 लाख का टर्म डिपॉजिट किया जाता है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक का किया जाता है, तो 1 करोड़ तक के टर्म डिपॉजिट के ऊपर जो बैंक है वो नॉन कॉलेबल फैसिलिटी लोगों को ऑफर नहीं कर सकता है। 1 करोड़ से ऊपर का
जो टर्म डिपॉजिट होगा उसके ऊपर ही बैंक नॉन कॉलेबल जो फैसिलिटी है वो लोगों को ऑफर कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रीजनल रूरल बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट का क्या मतलब है, ये आपसे यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 1 करोड़ एंड अबव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि अब अगर रीजनल रूरल बैंक के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्म डिपॉजिट किया जाता है तो वो रीजनल रूरल बैंक के लिए क्या होगा, बल्क डिपॉजिट कहलाएगा। पहले ये कितना था, पहले ये 15 लाख एंड अबव था। पहले क्या था कि अगर किसी के द्वारा 15 लाख या फिर 15 लाख से ज़्यादा का टर्म डिपॉजिट किया जाता था तो वो बल्क डिपॉजिट कहलाता था। अब उसको बढ़ा करके यहाँ पे कितना कर दिया गया है, 1 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है। अब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा रीजनल रूरल बैंक में 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्म डिपॉजिट किया जाता है तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, इस केस में ये बल्क डिपॉजिट कहलाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में अभी PFRDA के सजेशन पे पेंशन फंड को अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के अंदर से पेंशन फंड को इनमें से किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया है एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पे, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी बैंकिंग कंपनी, ऑप्शन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऑप्शन डी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। हाल ही में PFRDA के सजेशन के ऊपर जो पूरा अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम है, अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का डेफिनेशन है, जिसमें पहले पेंशन फंड भी एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर शामिल था, तो पेंशन फंड को रिप्लेस कर दिया गया है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के साथ। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अब क्या करेगा, एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर काम करेगा अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के अंदर। क्लियर हो गया। अब देखिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी रजिस्टर्ड है PFRDA एक्ट 2013 के सेक्शन 27 के तहत। और इसका काम क्या है, तो ये जो NPS सब्सक्राइबर है, NPS सब्सक्राइबर से जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ये अपने पास होल्ड करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है, इस सर्कुलर में ये पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो RBI के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को 2 मैटर के ऊपर कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सेम लोकेलिटी के अंदर ब्रांच को शिफ्ट कर सकता है और किस तरीके से वो जो अनरेम्यूनरेटिव ब्रांचेस है उसको क्लोज कर सकता है। तो इसके हिसाब से जब किसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा किसी ब्रांच को शिफ्ट किया जाएगा, किसी ब्रांच का लोकेशन चेंज किया जाएगा, तो इस केस में जो ब्रांच का कस्टमर्स है उसको एटलीस्ट कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कितने मंथ पहले कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो ब्रांच है, ब्रांच का लोकेशन शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 मंथ इन एडवांस, ऑप्शन बी 6 मंथ्स इन एडवांस, ऑप्शन सी 2 मंथ्स इन एडवांस, ऑप्शन डी 3 मंथ्स इन एडवांस। और देखिए जो राइट आंसर है वो क्या है, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2 मंथ्स इन एडवांस। तो जब कभी भी किसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा किसी ब्रांच के लोकेशन को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा तो इस केस में जो शिफ्ट किया जाएगा ब्रांच को उसके 2 महीना पहले कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो ब्रांच का कस्टमर्स है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स को आगे चल करके किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे दिया गया है, 2 स्टेटमेंट को आप अच्छे से आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो सेम लोकेलिटी के अंदर ब्रांच शिफ्ट कर सकता है बिना RBI के प्रायर परमिशन के। पहला वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया। दूसरा स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि जो DCCBs है यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो बिना RBI के प्रायर परमिशन के जो अनरेम्यूनरेटिव ब्रांचेस है उसको ये क्लोज कर सकता है। ये 2 स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया। अब इसके आधार पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो देखिए क्या क्या है, ऑप्शन A B C D। ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है।
ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे आरबीआई ने जब क्लैरिफिकेशन जारी किया था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो आरबीआई ने ये कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वो बिना आरबीआई के प्रायर परमिशन के सेम लोकेलिटी के अंदर ब्रांच को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकता है। और आरबीआई ने ये भी कहा था कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को अपना किसी अनरेम्यूनरेटिव ब्रांचेस को क्लोज करना है तो वो भी वो कर सकता है बिना आरबीआई के प्रायर परमिशन के। हालांकि इन दोनों ही केस में कुछ कुछ कंडीशंस भी आरबीआई ने स्पेसिफाई किया हुआ था, जिन कंडीशंस को मानते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को ऐसा करना था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही था, इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा जो राइट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जितना भी क्वेश्चन हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा, आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।